Good morning student, this is Veenu. Today we will study about infiltrating tumors. इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, जिसमें हमने पढ़ा इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं, नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं। तो उसी में से आज हम इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स में कौन कौन से ट्यूमर्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Infiltrating tumors not clearly marked off from the surrounding tissues. It means infiltrative tumors वो ट्यूमर्स होते हैं जिनको आसानी से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो सराउंडिंग में उसके आसपास में जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनको आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर उस ट्यूमर्स को कहा जाता है, उन ट्यूमर सेल्स को कहा जाता है कि वो ट्यूमर सेल्स जो सराउंडिंग की ट्यूमर सेल्स, जो सराउंडिंग्स की जो सेल्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये ट्यूमर सेल है और ये जो है वो हेल्दी सेल है, ये ट्यूमर सेल नहीं है, उनसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्हीं को कहा जाता है इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर। तो मोस्ट कॉमन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर जो है वो होते हैं ग्लियोमा। ग्लियोमास जो है वो बहुत कॉमन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर है विच मेकअप अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ ऑल ब्रेन ट्यूमर। इट मीन्स 40 से 50% जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसमें से 40 से 5% ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि ग्लियोमा होते हैं। ग्लियोमा मीन्स जो कि ग्लिया सेल्स से बने होते हैं। ग्लियोमा आर रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम सपोर्टिंग ग्लिया सेल्स। ये जो ग्लियोमा है ये क्या होता है, ये जो ग्लिया सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग ग्लिया सेल्स होते हैं, उन्हीं से इसकी उत्पत्ति होती है, उनको कहते हैं ग्लियोमा। उन्हीं से जब किसी ट्यूमर की उत्पत्ति होती है तो उसको ग्लियोमा कहा जाता है। किसी भी तरह का ग्लिया एनी टाइप ऑफ ग्लिया सेल कैन फॉर्म अ ट्यूमर इंक्लूडिंग ग्लियोमास। ग्लियोमास जो है वो न्यूरोग्लिया सेल से अराइज होता है। एस्ट्रोसाइटोमास इज अ काइंड ऑफ ट्यूमर विच अराइज फ्रॉम एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ये ग्लिया सेल होते हैं। इनकी जो संरचना होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो स्टार शेप्ड होता है। इन ग्लिया सेल्स से जिस ट्यूमर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइटोमास। उसके बाद है ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से बनता है, उसकी उत्पत्ति ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स क्या हैं, दीज आर द काइंड ऑफ ग्लिया सेल। ये एक तरह का ग्लिया सेल होता है और इस ग्लिया सेल से ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा की उत्पत्ति होती है। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा इज अ काइंड ऑफ ट्यूमर जो कि बेसिकली ब्रेन या स्पाइन में पाया जाता है। फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ग्लियोमा, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो ग्लियोमा ऐसे हैं कि जो फ्रिक्वेंटली ये ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमास, ग्लियोब्लास्टोमास, मेडुलोब्लास्टोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। ये 4 तरह के जो ग्लियोमा हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये व्यक्ति में पाए जाते हैं जो कि ग्लिया सेल से जिनका निर्माण होता है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Astrocytomas, these tumors are infiltrative tumors arise from astrocytes। ये वो infiltrative tumors होते हैं। infiltrative tumors means जिनको कि अदर सराउंडिंग टिश्यूज से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, पहचानना इनको मुश्किल होता है। सपोज करो कि एस्ट्रोसाइटोमास ट्यूमर जो है ये ब्रेन में है, तो ब्रेन के जो सराउंडिंग के जो आसपास के हेल्दी टिश्यूज हैं उनसे इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एस्ट्रोसाइटोमास ट्यूमर सेल है और कौन सा हेल्दी ट्यूमर सेल है। ये क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोसाइट्स अ टाइप ऑफ ग्लिया सेल। एस्ट्रोसाइट्स क्या है, एक ग्लिया सेल, एक तरह का ग्लिया सेल होता है और ये जो ग्लिया सेल होता है इसी से एस्ट्रोसाइटोमास ट्यूमर का निर्माण होता है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। एस्ट्रोसाइटोमास जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और ये कॉमनली एडल्ट्स में पाया जाता है। ये जो ट्यूमर होता है ये 30 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये ट्यूमर होता है।
Because of their slow growth rate, a person with such kind of tumor is relatively safe once treated. It means कि एक बार ये जो ट्यूमर है ये बहुत धीमी गति से बढ़ता है, इसीलिए एक बार अगर किसी व्यक्ति को ये ट्यूमर हुआ और उसको सर्जिकली ट्रीट कर दिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, सर्जिकली कर इस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, तो ये बहुत चांसेस होते हैं कि वो दोबारा मतलब सेफ हो जाता है, दोबारा उसको ये ट्यूमर होने के या इसके ट्रेसेस दोबारा कहीं पाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये धीमी गति से बढ़ता है। तो बॉडी के जो अदर पार्ट्स में इसके फैलने की चांसेस जो होती है वो कम होती हैं। Thus the prognosis for the patient with this type of tumor is relatively good. इसीलिए इसका जो prognosis होता है वो relatively good होता है, अच्छा होता है। prognosis means कि prediction करना, ये कि अगर उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, पेशेंट का सर्वाइवल कैसा रहेगा। उसके बाद आता है ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा अ पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव एंड फैटल रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर। ग्लियोब्लास्टोमा जो है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, फैटल होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये। इट्स अ हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो ये जनरली मिडल एज में अराइज होता है और बहुत कॉमन होता है ये अधिकतर मेल्स में, और वो भी 35 ईयर एज से जो ऊपर के मेल्स होते हैं उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। दिस ट्यूमर में रिजल्ट from the sudden growth of spongioblast cells that are ordinarily formed only during development of the brain. It means कि इस तरीके का जो ट्यूमर है वो किसका परिणाम है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं जब वो अचानक से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं उसका रिजल्ट होता है ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर। ये जो स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये उस समय व्यक्ति के अंदर डेवलप होते, उस समय व्यक्ति के अंदर बनना शुरू होते हैं जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जिस समय उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है उस समय पर ये फॉर्म होते हैं, उस समय पर स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स बनते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर ये जो ब्रेन में जो ये स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल्स हैं ये सडनली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अचानक से ओवर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या किस ट्यूमर का निर्माण होता है, ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर। इट्स अ टिपिकली लार्ज ग्रेड 4 ट्यूमर, ग्रो वेरी रैपिडली, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्यूमर का इसको नाम दिया जाता है। बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड करता है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है, बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी यूजुअली शॉर्ट होती है, और ये कहना भी मुश्किल होता है कि जो पेशेंट है वो सर्जरी के बाद कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम आगे मेड्यूलोब्लास्टोमा। मेड्यूलोब्लास्टोमा, दीज ट्यूमर्स आर हाईली मैलिग्नेंट एंड फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द सेरेबेलम ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो मेड्यूलोब्लास्टोमास है ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है और उनके सेरेबेलम में ये पाया जाता है। द ट्यूमर रिजल्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ जर्मिनल सेल्स दैट इनफिल्ट्रेट द सेरेबेलम और अंडरलाइंग ब्रेन स्टेम। इस ट्यूमर का जो बेसिक रीज़न, जो बेसिक कारण है वो क्या है कि जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वो इनफिल्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, सेरेबेलम में या फिर अंडरलाइंग ब्रेन स्टेम में। जो ब्रेन स्टेम होता है उसके जो अंडरलाइंग एरिया है, उसका जो निचला एरिया है, उस एरिया में जो जर्मिनल सेल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, ये डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्यूमर सेल का निर्माण होता है जिसको कि कहा जाता है मेड्यूलोब्लास्टोमा ट्यूमर। अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड वोमिटिंग एंड हेडेक। इसके जो लक्षण हैं वो होते हैं कि वोमिटिंग होती है, सीवियर हेडेक होती है, तो इससे इन सिम्टम्स से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये इसके लक्षण होते हैं। द प्रोग्नोसिस फॉर चिल्ड्रन विद दिस ट्यूमर इज पुअर। इट मीन्स कि इसका प्रोग्नोसिस जो है बच्चों के साथ बड़ा पुअर देखा गया। ये प्रिडिक्शन करना, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है चाइल्ड को तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उससे कितना रिलीफ जो है वो पहुँचेगा। सो इसका जो
प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। उसके बाद आते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा इट इज कंपोज्ड ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ये किससे बना होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं उन्हीं से इसकी उत्पत्ति होती है, उन्हीं से ये अराइज होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स आर काइंड ऑफ ग्लिया सेल। ये ग्लिया सेल का ही एक प्रकार है। तो इट मीन्स ये जो ट्यूमर है ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ये ग्लिया सेल से इसकी उत्पत्ति होती है। इट्स अ रेयर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर दैट मोस्टली अफेक्ट यंग एडल्ट्स। ये बहुत ही दुर्लभ होता है, मतलब बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और मोस्टली ये जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनको ये प्रभावित करता है, उनको ये अफेक्ट करता है। सो दीज आर द इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स। ये जो हमने अभी पढ़े हैं चारों, ये क्या हैं? ये इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स हैं। एस्ट्रोसाइटोमास, ग्लियोब्लास्टोमास, मेडुलोब्लास्टोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। और ये इनका निर्माण किन से होता है? ये ग्लिया सेल से बेसिकली इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनको ग्लियोमा कहा जाता है। और इससे आगे अब हम चलते हैं। ये है इसका रेफरेंस। ये जो कंटेंट है ये आपको सारा जिल्मर की बुक है, एक प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी, और एक कॉल्ब की बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी। पूरा कंटेंट आपको ये डिटेल में इन बुक से मिल जाएगा। सो आई होप कि जितना मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।